हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 5 फ्रैक्शन का, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनका सबसे पहले मैं तुम्हें आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद हम सॉल्व करना सीखेंगे। मैं डायरेक्ट आपको बस आंसर निकाल कर नहीं दिखाने वाला, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, जो इस वाले हम जब सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को तो अपने को वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को अलग से कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बुक में ही हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, इसी से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये एक चॉकलेट है आपके पास, ठीक है। इतना बड़ा एक टोटल चॉकलेट है, उसमें से आप हाफ कट किए और इधर वाला पूरा ले लिया आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक चॉकलेट था, उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसी को हम नीचे में 2 लिखते हैं, और एक पार्ट उसमें से ले लिया तो ऊपर में हमने 1 लिखा। तो देखिए आपको कितना मिला, आधा मिला है ना, चॉकलेट का आधा मिला है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए वही चॉकलेट है आपके पास, है ना, और उसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जैसे 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क होता है, उसको वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है आई थिंक। तो उसी टाइप से आपने उस चॉकलेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। साइज़ दोनों का सेम रहेगा, क्लियर। जो पहले था ना, इसको हमने 2 पार्ट में किया था, इस बार उसी साइज़ के चॉकलेट को 4 पार्ट में किया है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में हमने किया है, इसलिए नीचे में हम 4 लिखेंगे उसको, और उसका उस 4 में से आपने 2 पार्ट फिर रख लिया और 2 पार्ट अपने फ्रेंड्स को दे दिया। तो यहाँ पर फिर से देखिए आपको 2 पार्ट मिल गया, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम इसको फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे कि 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, इसलिए नीचे 4 लिखेंगे और ऊपर हम 2 लिखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, मज़ेदार बात, कि यहाँ पर भी जब आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, और उसमें से 1 पार्ट लिया था, तो भी आपको आधा ही मिला, इतना ही बड़ा मिला। और जब आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से 2 पार्ट जब आपने लिया तो भी आपको उतना ही मिला। समझे बात को। उसी तरीके से जब आप उस चॉकलेट को इक्वल टू इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से आप 3 पार्ट ले लेते हैं, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में 3/6 लिखेंगे, क्लियर। ये तो हम जानते ही, हमने पढ़ चुका है कि 3/6 लिखा जाता है जब किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको नीचे, और उसमें से जितने पार्ट आपने लिया है या जितना शैडो पार्ट है उसको ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये 3/6 जो है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं मिल रहा है, बस दिख रहा है कि आपको 3 मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिल कितना रहा है, उसी चॉकलेट के हिसाब से आपको आधा ही यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 1/2, 2/4 और 3/6 तीनों इक्वल कहलाते हैं। जैसे 4/8 भी, इसी वजह से अगर आप इस चॉकलेट को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से आप 4 पार्ट लेते हैं तो वो भी सेम वही चीज़ कहलाएगा। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि 1/2, 2 है ना, 2/4, 3/6 और 4/8 इन सभी का मतलब सेम होता है, ठीक। मतलब देखिए हमारे पास सेम 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 और सेम, यहाँ पर चारों टाइम हमने को सेम चॉकलेट मिला क्वांटिटी में, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8, यानी ये तीनों जो चारों जो नंबर्स हैं वो सेम है, क्लियर। उसी तरीके से जब हमको अगर किसी भी फ्रैक्शन का बोला जाता है ना कि उसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए अपने को, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है कि हम ऊपर में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही से नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 था, उसमें हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पर हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 2 हो जाएगा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, यानी 2/4 हो गया। और 1/2, 2/4 हम जानते हैं कि इक्वल होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो उसमें आप जितना ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे उतनी अगर आप नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा हमारे को फ्रैक्शन मिलेगा जो दोनों सेम कहलाएंगे। समझे बात को। जैसे अगर हम इसी 1/2 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में 4 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में भी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4 और नीचे में 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 4/8 हो गया। और हम जानते हैं कि 1/2 का भी मतलब वही होता है जो 4/8 का मतलब होता है, क्लियर। तो इसी तरीके से अगर आप न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, क्लियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे उसको सॉल्व करना। ये आप मेन बेसिक जानकारी था जो मैंने आपको समझा दी है, अब आप आसानी से इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमने क्या बोल रहा है, राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें अपने को 5 फ्रैक्शन लिखना है जिसका मतलब यही हो। जैसे 2/3 जो है उसके हमको ऐसे 5 फ्रैक्शन लिखने हैं जिनका मतलब भी 2/3 ही निकले, यानी 3 में से 2 पार्ट ही कहलाए, वो वाले भी फ्रैक्शंस। चलिए मैं बताता हूँ इसमें आपको कैसे 5 इक्विवेलेंट निकालने हैं।
ये मैंने फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखा मेरे को, नीचे में 11 था। बाकी भी नंबर सेम ही है, आपको लगभग सभी के टेबल्स याद ही रहेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एक को बना लेंगे तो आप पूरे को बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर आप ऊपर भी उतने ही नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जितना नीचे में, तो वो जो अपने को आंसर आएगा ना, वो वाला नंबर और ये नंबर हमारा सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। हमने डायग्राम से वो चीज़ समझ लिया है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि 6/11, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 6/11 ऐसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई आप 2 कर दीजिए ऊपर में, और वैसे नीचे में भी 11 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी ये कि अब जो भी निकलेगा इसका आंसर 6 2 12 हो जाएगा, और 11 2 हमारा 22 हो जाएगा। तो 12/22 का मतलब भी क्या होगा, 6/11, यानी कि 22 में से 12 पार्ट किसके बराबर होगा, 11 में से 6 पार्ट के बराबर होगा। ठीक, उसी तरीके से हम ऊपर में 6 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, और नीचे में 11 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, अपने को टोटल 5 निकालने हैं। उसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई 4, 11 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा 3 हो गया। फिर 6 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 5, ये 7 हो, सॉरी 4 हो गया। और एक लास्ट में 6 मल्टीप्लाई 6 और 11 मल्टीप्लाई 6। इस तरीके से हमारे जो नंबर्स अपने को निकलेंगे यहाँ से आंसर, वो सभी क्लियर होंगे। ये सब है जो हम अब निकल रहा है हमारा आंसर, वो पूरा क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा हमारा। तब हम क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं। 6/11 इक्वल टू, ये 6 2 12 हो जाएगा हमारा, 11 2 22, 6 3 18, 11 3 33, 6 4 24, 11 4 44, 6 5 30, 11 5 55, 6 6 36, 11 6 66। तो ये जो हमारे निकले हैं नंबर्स, ये सभी ये इक्विवेलेंट हैं किसके, हमारे 6/11 के। अगर आप फेयर में बना रहे हैं इसी क्वेश्चन को, तो आप लास्ट में आंसर में लिख सकते हैं हैंस, या फिर शो करके कि हैंस द 5 फ्रैक्शन, हमने को 5 निकाले थे, इसलिए 1 2 3 4 5, इसलिए हम 5 लिख रहे हैं यहाँ पे। 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, वी हो यहाँ पे, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, हमारा जो 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है किसके, 6/11 के ना। 6/11 के जो इक्विवेलेंट है वो कौन कौन से हैं, तो आर 12/22, 18/33, 24/44, 30/55, एंड लास्ट वाले में हम एंड लगा देंगे कॉमा के अलावा, कॉमा के बदले 36/66 हो जाएगा। यही हमारे इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शंस हैं जो कि 6/11 के हैं। क्लियर। इस तरीके आपको पूरे क्वेश्चंस में 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से और 6 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको पूरे फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट निकालने हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं मेरे को, अब आप आसानी से समझ गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनमें से कौन से पेयर्स जो है वो इक्विवेलेंट हैं। ठीक, तो अपने को पहले तो एक एक पेयर का चेक करना है, सभी का अपने को चेक करना है और बताना है कि कौन कौन से आपके इक्विवेलेंट है। अब हम चेक कैसे करें कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। जैसे कि ये 5 का यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, और 6 का 24 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 5 में मल्टीप्लाई किया 4 का, तो 5 4 20 हुआ, और 6 मल्टीप्लाई किया हमने 4 का, तो 6 × 4 = 24 हो गया। यानी कि दोनों में हमने ऊपर और नीचे 4 4 का मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर आया वो तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये हमने अपने दिमाग से सॉल्व किया। दिमाग से मतलब कि हम जो रूल जानते हैं नॉर्मल, उसके हिसाब से हमने बताया। अब हम आते हैं कि एक मेथड होता है जिससे अपने को पता चल जाता है कि कोई भी जो पेयर है फ्रैक्शन का वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो वही हम मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ कि वो कौन सा मेथड है। ये मैंने पहला वाला क्वेश्चन ले लिया है, फर्स्ट नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अपने को करना क्या रहता है, हम दो जो नंबर्स हैं ना, दो हमारे फ्रैक्शन, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब इसका इससे करते हैं मल्टीप्लाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो समझ जाइए कि दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। चलिए अब अगर आप पेयर में बना रहे हैं तो बताता हूँ कि इस आप लिखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने क्या मिलता है, 5/6
ठीक है। और 20/24, इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 5 का 24 से होगा, इसका न्यूमरेटर का इसका डिनोमिनेटर से, और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से। ऐसे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे अब इक्वल करके आप लिखते जाइएगा 5 × 24, और हमारा 5 × 24 कितना होता है वो पहले हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो 5 × 24 कितना हुआ, 5 4 जा हमारा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 आ गया। उसी तरीक़े से हमारा जो दूसरा नंबर आता है उसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड 6 × 20। तो 6 का जब हम 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 6 2 जा हमारा 12 हो जाएगा। यानी दोनों जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या है, सेम आए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 × 24, ये जो हमारा आंसर आएगा ये वो क्या होगा, इक्वल किसके होगा, 6 × 20 के होगा। यानी इसका जो हम आंसर लाएंगे वो हमारा सेम होगा, इक्वल होगा किसके, 6 × 20 का। ठीक, इस टाइप से आप इसको फेयर में लिखिएगा, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा सो या फिर हैंस जो हमारे फ्रैक्शंस है 5/6 एंड 20/24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस टाइप से आपको लास्ट में और पेयर में बना रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझिए, मतलब अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सेम नंबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई किए, सामने वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं और आपका आंसर का दोनों सेम आता है, तो वो जो नंबर्स हैं, जो पेयर्स हैं हमारे, है ना, वो क्या है, हमारे जो पेयर है हमारे पास, ये दोनों जो पेयर हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर सेम नहीं आता है, क्लियर, तो फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे इसका मैं एक नंबर क्वेश्चन 5 भी आपको बता ही देता हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। 1/3 एंड 9/24 अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, CATION केशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपने को क्या मिलेगा, 1/3 और 9/24, इसका इससे होगा मल्टीप्लाई और इसका इससे होगा मल्टीप्लाई। 1 × 24 कर देते हैं हम, 1 × 24 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 24 आ जाएगा, एंड ये 3 × 9, तो 3 × 9 यानी कि 3 9 जा 27 आ गया, सॉरी 24 लिखा रहा है, 27, 3 9 जा 27। तो यहाँ पर हमारा क्या देखिए, ये जो आ रहा है आंसर और ये अलग लगा रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारा नंबर्स है जो दिया हुआ है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, तो अब इसमें लिख दीजिएगा इस टाइप से लास्ट में कि 1 × 24 इज़ नॉट इक्वल टू 3 × 9, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यह हैंस 1/3 एंड, या फिर 1/3, या फिर है ना 9/24 लिखने की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, हैंस द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप दो बार इसको नंबर्स को नहीं लिखना चाहते बार बार, तो गिवन पेयर्स इस टाइप से आप लिख सकते हैं, गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं नंबर ही लिख देता हूँ, हैंस 1/3 एंड 9/24 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि और इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, यानी 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपने को फाइंड करना है, जिसमें क्या हो, उसके जो डिनोमिनेटर हो वो 30 हो और न्यूमरेटर जो हो वो 24 हो। क्लियरली उसी तरीके से यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम ऐसे बनेगा, जो 3 टाइप से बनेगा ना, जिससे उसी तरीके से 4 का भी बनेगा और 5 का भी बनेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 का फर्स्ट कैसे बनाना है कि हम लोग को डिनोमिनेटर 30 मिल जाए, और न्यूमरेटर सेकंड कैसे बनाएंगे जिसमें हम लोग को न्यूमरेटर 24 मिल जाए। यहाँ पे अपने जो फर्स्ट वाला है उसमें डिनोमिनेटर क्या लाना है, 30 लाना है। अपने को जो गिवन फ्रैक्शन है वो लिख लेते हैं हम, गिवन फ्रैक्शन इक्वल टू जो नंबर से गिवन फ्रैक्शन का वो है 3/5 है। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3, मतलब यहाँ पे 3/5 अपने पास। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमको 3/5 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर अपने को नहीं पता है, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये अपने को यहाँ पे भी नहीं पता है। तो अब यह ध्यान दीजिए आप कि 5 का मल्टीप्लाई हम कितना से करें कि हमारा 30 आ जाए।
समझे बात को। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई जितना से कर रहा होगा ना उतना ही हम ऊपर वाले नंबर्स का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। तो अपने को क्लियरली पता है 5 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। तो क्लियर से लिख लीजिएगा क्लियरली 30 इक्वल टू, यानी कि जो 30 है वो इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई 6, यानी 5 मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो हमारा 30 आ जाता है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे अब 6 का ही मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे। जैसे यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 6 से करने से 30 आ रहा है उसी तरीके से सो वी, जैसे आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई द, सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो बाय यहाँ मन कितना से आ रहा है 6 से आ रहा है, इसलिए अब न्यूमरेटर में भी 6 से कर देना है। इस टाइप से आप स्टेटमेंट अगर फेयर में बना रहे तो लिख लीजिएगा, बाकी बिना स्टेटमेंट के तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3/5 था तो यहाँ पे अब हमारा लिखा जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 6 और ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे 30 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6 3 जा 18, यानी जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जा रहा है हमारा 18/30। इस तरीके से आपको आंसर इसमें लाना है। उसी तरीके से जो दूसरा नंबर है जिसमें अपने को क्या करना है न्यूमरेटर का 24 को लेकर आना है। अपने को न्यूमरेटर यानी कि ऊपर में 24 लाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू 24 लाना है। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि न्यूमरेटर अपने पास 24 दे दिया है, 3/5 है जिसमें न्यूमरेटर हमारा 24 दे दिया है। अपने को डिनोमिनेटर फाइंड करना है कि डिनोमिनेटर कितना होगा अगर न्यूमरेटर 24 है तो। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 24 क्या होता है क्लियरली अपने को पता है, तो क्लियरली यहाँ पे भी लिख लीजिएगा क्लियरली, है ना। अपने को क्या जानते हैं 24 जो होगा वो कितना, हम 3 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली दे देंगे 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24। इस तरीके से आपको इसको भी अब पता चल गया कि 3 का मल्टीप्लाई 8 से किया इसलिए 24 आया है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर आप इसमें भी यही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा सो वी मल्टीप्लाई द, बस यहाँ न्यूमरेटर था यहाँ पे आप लिख हमको डिनोमिनेटर निकालना है इसलिए डिनोमिनेटर ऑल्सो बाई 8। ठीक है, यहाँ हमने 6 निकाला था यहाँ पे हम 8 कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट अगर आप फेयर में बना रहे हैं तो दोबारा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब निकाल देते हैं आंसर। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 और नीचे में 5 मल्टीप्लाई 8। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 3 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 24 और नीचे डिनोमिनेटर आ गया 5 8 जा 40। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो अब लास्ट में लिख भी सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 18/30 और यहाँ पे भी हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 24/40। समझे है ना आपको कि इसको किस तरीके से करना है, यानी कि आपको बस पता होना चाहिए कि हम ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर आ जा रहा है। और उसी तरीके से है ना हम अगर उसको पता चल जाएगा अपने को कि कितना से हमने मल्टीप्लाई किया कि 24 आ गया, तो वैसे ही आप नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई उतना से कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको नीचे वाले का पता है डिनोमिनेटर का कितना से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ रहा है आंसर, तो उतने का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले से भी कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है ये दोनों सेम तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो अपने क्या दिया है इसमें अपने को दो नंबर दे रहा था, डिनोमिनेटर भी फाइंड करना था और न्यूमरेटर भी दे रहा था। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर दिया तो न्यूमरेटर फाइंड करना था और न्यूमरेटर दिया था तो डिनोमिनेटर फाइंड करना था। लेकिन 6 में क्या है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 24/30 का, जहाँ पे हैविंग न्यूमरेटर 4, जहाँ पे हमारा 4 आंसर आता हो न्यूमरेटर में, यानी 24 बन के क्या बन जा रहा है 4 बन जा रहा है। तो जब हमारा देखिए छोटा नंबर था है ना और अपने को बड़ा फाइंड करना था, यानी कि यहाँ 3 था और अपने को 30 दे रहा था डिनोमिनेटर में, सॉरी 5 था उसको 30 दे रहा था, यानी कि अपने को मल्टीप्लाई करना था। वैसे ही अगर अपने पास बड़ा नंबर रहेगा और छोटा अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी 24 को देखिए कितना से डिवाइड किया गया कि 4 आ गया, ये अपने को चेक करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये अपने को क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ है 24/30 क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पे अपने को बोल रहा है कि न्यूमरेटर क्या होगा हमारा 4 होगा। समझे बात को। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे हमने पढ़ा ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आता है ऊपर नीचे सेम नंबर से वो इक्विवेलेंट होता है। उसी तरीके से डिवाइड अगर हम सेम नंबर से करते हैं ना ऊपर नीचे से, तो वो भी हमारा आंसर जो आता है वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, यानी कि उस फ्रैक्शन का सेम फ्रैक्शन कहलाता है।
क्लियरली समझ में आ गया आपको। जैसे ऊपर में हमने मल्टीप्लाई किया था सेम नंबर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, उसी तरीके से हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आता है, यानी कि जो आंसर आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 24/30 है, उसमें अपने को न्यूमरेटर क्या दिया है 4 दिया है, पहले ही से बता दिया कि न्यूमरेटर 4 होना चाहिए, यानी अपने को यहाँ पे डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि 24 का ऐसा क्या किया कि आंसर जो था वो 4 आ गया था। तो हम समझ जाएंगे कि क्लियरली हम क्या जान गए कि 4 जो होगा वो 24 कितना से डिवाइड देने के बाद 4 आएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 6। जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा 4 आंसर आएगा, इसीलिए हम नीचे भी 6 से डिवाइड कर देंगे। समझे बात को। जैसे यहाँ पे लोग पता चल गया कि हम 24 को 4 लेने के लिए क्या किया 6 से डिवाइड किया है, उसी तरीके से 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसी टाइप से लिख देते हैं हैंस या फिर सो वी डिवाइड द डिनोमिनेटर ऑल्सो बाई, कितना हुआ यहाँ पे 6 था इसलिए यहाँ पे भी 6, हम डिनोमिनेटर में भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो 24 अब लिख देते हैं हम 24 डिवाइडेड बाई 30, ऊपर में अपने को कितना डिवाइड करना था 6 से, तभी ना 4 आएगा आंसर। अपने को बोल ही दिया है कि न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी आप लाइए। तो यहाँ पे हमारा 6 डिवाइड करेंगे तभी 4 आएगा, उसी तरह से नीचे भी हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि हमारा 4 आ गया, उसी तरीके से 30 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप अच्छे समझिएगा कि 4 अगर आपके पास कुछ सामान है उसको आप 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से 4 पार्ट आप अलग कर लेते हैं या किसी को दे देते हैं, तो वो उसकी किसके इक्वल होगा 30/4 के, यानी कि आपके पास 30 पार्ट में उसने आपने उस सामान को इक्वल किया, मतलब बांटा क्लियरली, और उसमें से 24 पार्ट सामने वाले को दे दिया। तो ये दोनों जो नंबर हैं ये दोनों सेम है, 4/5 इक्वल टू 24/30। ठीक है ना। ये मतलब बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में अपने को ऐसा कुछ नहीं पूछा है, अपने को आंसर बस इतना ही निकालना है कि 24/6, और क्योंकि हमने यहाँ पे 6 डिवाइड करेंगे तभी 4 आएगा न्यूमरेटर में, इसीलिए हम नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, अगर आप फेयर में कर रहे हैं तो लिखिएगा ही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 4/5, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हम लोग को चाहिए था वो 4/5 होगा। समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से अब आप अगले जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है, ये दोनों इसी तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 का जैसे 3 हमने बनाया उसी तरीके से 4 और 5 बनेगा, उसी तरीके से यहाँ पे 6 जैसे हमने बनाया या न्यूमरेटर वैसे हमने को दिया था, और यहाँ पे बस न्यूमरेटर दे रहा है और डिनोमिनेटर भी दे रहा है। यहाँ पे जैसे हमने जो बनाया था ना न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके, वैसे यहाँ पे डिवाइड करके आपको न्यूमरेटर एक जगह दिया है और एक बार डिनोमिनेटर दिया है। बस यहाँ पे न्यूमरेटर था, यहाँ पे अपने को डिनोमिनेटर फाइंड करने वाला नहीं दिया था। समझ रहे हैं, यहाँ बस मतलब एक ही क्वेश्चन था, यहाँ आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। समझ में आया। सेम 6 के तरीके से यहाँ पे भी आपका डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर है और आपको छोटे नंबर लाना है, उसी तरह से यहाँ पे बड़ा नंबर है और आपको छोटे नंबर लाना है। अब देखिए दिक्कत क्या हो सकता है आपको कहीं पे कि आपको यहाँ पे अब समझ में नहीं आएगा कि सर 56/70 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हम कितना से 56 को डिवाइड दें कि 4 आ जाए। तो जब आपको इस सबसे कभी भी कन्फ्यूजिंग हो ना कि 56 को कितना से डिवाइड दें कि 4 आ जाए, तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, यहाँ तो वैसे तो मेरे को पता है कि हम 14, जिसको 14 का टेबल याद होगा उसको पता ही होगा कि 14 को जब हम है ना 56 से डिवाइड देते, 56 को मतलब 14 से डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर 4 आ जाता है, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है 14 का टेबल या फिर कंफ्यूज है आप किसी भी नंबर पे कि कितना से हम इस नंबर को डिवाइड दें कि हमारा जो आंसर वो 4 आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ के लिए आप उसी नंबर को 4 से डिवाइड दे दीजिएगा। जब आप 4 से डिवाइड दीजिएगा इसको 56 को, तो भी आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कितना है। तो 4 डिवाइडेड बाई 56 जब आप कीजिएगा तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बच गया और 6 उधर गया, 4 4 जा 16। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 16। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 56 है उसको 14 से डिवाइड दिया गया है। 16 लिख दिया मैंने, नहीं सॉरी 14 ही लिखा है, 16 आई थिंक बोल रहा था मैं, तो 14 ही होगा हमारा आंसर। यानी कि 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 70 को भी 4 से ही 14 से आपको डिवाइड करना है। समझ में आया बात को। उसी तरीके से आपके पास डिनोमिनेटर आना चाहिए 10, यानी कि 70 को आप कितना से आप डिवाइड करेंगे कि
10 आ जाए तो 7 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए आप 56 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर नीचे। इस तरीके से आपको 7 और 8 भी आसानी से बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको आप पेयर में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, जहाँ पे अपने को बोल रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी जो फ्रैक्शन अपने को दिया है ना, उसको अपने को उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में उतार देना है, बताना है, यानी कि उसका सबसे छोटा फॉर्म क्या होगा। छोटा फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास क्या था 24/30 था ना, इसका हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है, लास्ट में 4/5 आ रहा है। अगर आप इससे भी कम करना चाहेंगे ना तो इससे कम ये नहीं हो सकता, 24/30 4/5 से कम नहीं हो सकता, समझे बात को। लेकिन उसी तरीके से जब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसका अगर आपको निकालना है, उसका सबसे छोटा फॉर्म निकालना है, तो अब आप क्या कीजिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक बार और इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो वो जो हमारे पास डायग्राम था ना, उससे आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये कह क्या रहा है, रिड्यूस जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आखिर वो होता क्या है। ये जो डायग्राम था हमारा, इसमें जैसे अपने को दिया था 4/8, ठीक है, यानी 4/8 को अगर हमने को शो करना है तो हम उसको और 3/6 से भी शो कर सकते हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो बस दिखेगा अलग, लेकिन रियली में वो सेम रहता है। ठीक है, यानी 4/8 का मतलब भी होता है 3/6, वही होता है 2/4 और वही होता है 1/2, है ना। सब में आपको सेम पार्ट ही मिलेगा, शैडो वाला पार्ट जो है सेम ही मिलेगा। तो इसका 4/8 का सबसे छोटा जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। यानी हम 1/2 से कुछ ऐसा छोटा फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं जो 4/8 को प्रेजेंट करे। जो 4/8 को हम 3/6 लिख सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम 2/4 भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से 1/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो 1/2 है ना, वो सबसे छोटा फॉर्म है 4/8 का ही, इसीलिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। समझ में आपको बात है ना। तो यही अपने को वहाँ पे भी बताना है, जो अपने को फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटा फॉर्म बताना है, जिसके बाद उसको छोटा नहीं किया जा सके। तो उसका एक इजी मेथड है, इजी तरीका है। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि आखिर कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा पावर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, केवल आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम टाइम पर आप भूल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा दिया। अब चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 48/60, क्लियर। तो 48/60 में अपने को जब हमको सिंपलेस्ट करना है ना, तो क्या करना रहता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसका HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को पता करना है, यानी जिससे वो बड़ा से बड़ा नंबर, जिससे ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकें, ठीक है। और फिर उस वाले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम इस नंबर से, जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उन दोनों से जब हम डिवाइड देंगे ना, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जो भी मेथड से आप निकालना चाहें और उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मेथड हमने पढ़ा था, जैसे एक बुक में आपको दिया है फैक्टर रखने के लिए, यानी 48 के फैक्टर आप लिखिए इक्वल कर करके, है ना। जैसे हमने जब LCM और HCF वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने आपको 2-3 मेथड बताया था, है ना, HCF निकालने का। तो हम यहाँ पे या तो आप बुक वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो भी इस वाले चैप्टर में आपको दिया है मेथड, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप बुक वाले मेथड से निकालें तो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका HCF सही आना चाहिए, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से निकालें। तो हम यहाँ पे कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं। पहले तो लिख लीजिएगा कि, है ना, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा HCF है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी कि 48 एंड 60 का, वो क्या निकल रहा है हमारा। अब HCF हम निकालेंगे किस मेथड से, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं HCF ऑफ 48 एंड 60, वो हम निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। एक हमने 2-3 मेथड पढ़ा था, यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से यूज़ कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है। 48/60 है ना। अगर आपने LCM निकालना, HCF निकालना नहीं सीखा तो पहले तो आप जा करके उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। शायद चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में था वो, है ना, होल्स नंबर में, वहाँ पे HCF और LCM था। अगर आपको HCF LCM निकालने नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो हम जानते हैं इसको HCF निकालने के क्या करना पड़ता है, लास्ट डिवाइड देना पड़ता है। जब आंसर लास्ट वाला जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही उसका HCF होता है। जैसे 48 बन जाए, यहाँ हो जाएगा हमारा 48, बच जाएगा 12, उसी जगह से अब 12 को हम डिवाइड देंगे 48 से, तो ये क्या हो जाएगा, 12 के 8 में 48 आता है, कितने टाइम पे, तो 4 टाइम पे, 12 4 जा 48,
ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया किससे, 12 से, इसलिए जो हमारा 12 होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आप कैसे अब HCF निकालना है। अगर आपको HCF वाला जानना है कैसे कैसे निकालना है तो HCF वाले आप चैप्टर को पढ़िए, उसका वीडियो भी आपको बता दिया हूँ मैं। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके चैप्टर 2 में है आई थिंक, तो चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, या फिर चैप्टर 3 या जिसमें भी होगा, मेरे ख्याल चैप्टर 2 में है HCF LCM। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं कि HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमारा LCM आ गया, HCF सॉरी आ गया 12 आ गया। ठीक, तो अब हम जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इसका हमारा 12 आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे HCF ऑफ 80 48 एंड 50 सॉरी 60 इक्वल टू 12। यहाँ पे हम पहले जो लिख दिए थे स्टेटमेंट, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। अब अपने क्या करना है, आपको बताया मैंने, ऊपर और नीचे दोनों में 12 से डिवाइड दे देना है, यानी जो HCF था उससे डिवाइड दे देना है, वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हम डिवाइड दे देते हैं, इसलिए ये हमारा 48 डिवाइडेड बाई 12 और नीचे 60 डिवाइडेड बाई 12। तो जब हम 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, फिर 60 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी 4/5 ही इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इसलिए कि आप लिख भी सकते हैं, सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60 इज़ 48 और 60 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्या होगा, 4/5 होगा, यानी 4/5 ही 48/60 को रिप्रेजेंट करता है, या 48/60 4/5 को ही रिप्रेजेंट करता है। समझे बात को आप। उसी तरीके से आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के, आप पूरे को आसानी से आप इसी तरीके से सॉल्व करना है। HCF निकाल लिया उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, और उसी HCF को आप ऊपर नीचे डिवाइड दे दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। देखिए कितना आसान था, बस आपको HCF निकालना आना चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्या बोल रहा है अपने को, सो द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो अपने को फ्रैक्शन दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से है, उससे ज़्यादा हम उसको सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, ये अपने को शो करना है। ठीक, तो मैं वो बताता हूँ कि ये आपको कैसे पता चलेगा। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ना, उनका अगर HCF 1 है, यानी 1 उसका दोनों का HCF निकल रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, हमारा जो नंबर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्योंकि जब हम 1 जो हमारा HCF निकल रहा है, तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए इसका 1 निकला HCF, ठीक है, तो जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे और 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर तो 8/11 ही आएगा, यानी कुछ उससे छोटा तो हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा HCF से हमने डिवाइड किया तो छोटा हो गया था ना, लेकिन यहाँ पर जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो छोटा होगा ही नहीं। इसलिए अगर HCF 1 है किसी भी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो समझ जाइए कि वो फ्रैक्शन पहले ही से सिंपलेस्ट फॉर्म में बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर बताना है कि ये जो नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही अपने को बोला है, ये बस इसको बताइए कि ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व कर बता देता हूँ, फिर आप उसको पूरी तरीके से बना सकते हैं जो पूरे क्वेश्चन है उनको। ये अपने को यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अपने को क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 8 एंड 11, या फिर हम यहाँ पे HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको HCF निकाल के बताना ही है। ये तो अपने को पता है कि इसका HCF 1 निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर आपको फेयर में बना रहे हैं, एग्जाम में आप बना रहे हैं, तो आपको इसको HCF निकाल के भी दिखाना पड़ेगा टीचर्स को। ठीक, तो आप यहाँ पे HCF निकाल के दिखाइए। 2 मेथड है ना, तो हम यहाँ पे हम फिर से डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, डिवाइड वाले मेथड का। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 11 कर देते हैं हम। 8 के टेबल में 11 तो आता नहीं, लेकिन 8 आता है 1 टाइम पे, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3। अब इस 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 2 टाइम में 6 आ जाता है, तो 3 2 जा 6, फिर 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2 आ गया। अब इस 2 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी मतलब कि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 तो आता है इसके टेबल में, 3 के मतलब कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 आता है 1 टाइम पे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 1। ठीक, अब जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है हमारे नीचे में, हमारा मतलब रिमाइंडर बचते जाएगा, तब तक अपने को करना है, और जो वाला नंबर हमारा रिमाइंडर 0 ले आता है वही हमारा HCF होगा। तो ये देखिए हमारे 3 में से 2 माइनस हो तो 1 आ गया। अब इस 1 को हम डिवाइड करेंगे इस, है ना, इस 2 को मतलब डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये अब हमारा हो जाएगा 1 2 जा 2, यानी कि अब हमारा आ गया यहाँ पे कट पीट, यानी कि जो हमारा HCF आ रहा है लास्ट में वो आ रहा है 1, क्लियरली। तो HCF ऑफ 8 एंड 11 इक्वल टू 1, ठीक है। सो द, फिर आप लास्ट में लीजिएगा, सो द गिवन फ्रैक्शन इज
सिंपलेस्ट फॉर्म इन, है ना, यहाँ पे जो लिखा था फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि पहले से वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी बस आपको एचसीएफ निकाल के दिखाना है, 1 लाना है एचसीएफ में, और आपका अगर एचसीएफ 1 आ जा रहा है तो समझिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से। अगर आप एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप या तो गलती कर रहे हैं या फिर वो नंबर जो दिया, फ्रैक्शन दिया है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्लियर। अब चलिए हम इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वहाँ पे अपने को जो हमारा जो बॉक्स बना हुआ है उसको करेक्ट नंबर से रिप्लेस करना है, यानी बदल देना है। जैसे कि यहाँ 2/7 था और यहाँ पे हमारा इक्वल टू 8 और नीचे में बॉक्स दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए कि 2 का मल्टीप्लाई कितना से किया कि 8 आया। तो उसी तरीके से जैसे हमने वहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, उसी तरीके से बस यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 3, 4, 5, 6 उसी तरीके से आप इसमें लिखना भी है। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे इसमें। बाकी डायरेक्ट मैं आपको समझा ही देता हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया तो 8 आया। उसी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो 7 × 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हमको और भी पूरे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने हैं, लेकिन इसमें कुछ अगर आप पेयर में बना रहे हैं थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 में लिखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप में आप कैसे लिखेंगे। ये अपने क्वेश्चन दिया है वो मैंने लिख लिया। जैसे हमने 3, 4 में लिखा था सेम ऐसे करना है यहाँ पे। ये क्लियरली हमको पता है कि जो 8 होता है वो क्या होगा, 2 × 4 होगा। ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई हम जब 4 में करेंगे तभी हमारा आंसर जो होगा वो 8 आएगा। सो वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, DENOMINATOR डिनोमिनेटर ऑल्सो बाय 4। ठीक है। इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का 4 से। तो हमारा जब न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 4 जा 8 हुआ। उसी तरीके से 4 7 4 जा हमारा हो जाएगा 28। क्लियर। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 8/28। इसलिए जो हम लास्ट में आंसर भी लिख देंगे, है ना, या फिर ऐसे बस इतना ही आप लिख दीजिएगा, इसी को आप आंसर कर दीजिएगा तो भी चलेगा, या फिर हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 8/28। इसी तरीके से आपको इसके 7 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं ना पूरे को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप कोई से नंबर जैसे होगा डिवाइड वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 40/56 इक्वल टू, ऊपर में हमारे पास न्यूमरेटर में बॉक्स बना है और नीचे में 7 लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको देख के पता चल जा रहा है कि 56 को रिड्यूस किया है 7 में, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको डिवाइड किया है पहले से। तो हम लोग को अब चेक करना है कि 56 का टेबल हम कितना टाइम पढ़ें कि 7 आ जाए, मतलब कि कितना से हम डिवाइड करें 56 को कि 7 आ जाए। उसी तरीके से जितना जो हमारा आंसर आएगा वही हम उतना ही का डिवाइड ऊपर भी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जिनको 8 का टेबल याद है उनको आसानी से पता है 8 7 जा 56 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जिनको टेबल याद नहीं है वो कैसे करेंगे, या फिर कोई दूसरा बड़ा नंबर आ गया जिसका आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताया है कि 7 का 56 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो आप समझ जाइएगा कि 56 का 8 से डिवाइड किया है इसलिए हमारा 7 आया है। तो यहाँ पे भी आप सेम ऐसे कीजिएगा कि क्लियरली 7 इक्वल टू 7 जो है वो क्या है हमारा, किसके इक्वल टू है, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 8, यानी 56 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर, सो वी डिवाइड न्यूमरेटर ऑल्सो बाई 8, इसीलिए हम न्यूमरेटर का जो है डिवाइड करेंगे साथ में 8 से ही। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 40 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 8 और नीचे 56 डिवाइडेड बाई 8। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 का जब कितना टेबल करें 40 आ जाए तो 8 5 जा 40, उसी तरीके से 8 7 जा 56। इसलिए हमारा जो है जो बॉक्स की जगह में नंबर आया वो क्या आ गया, 5 आ गया और यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर। इसी तरीके से आपको बनाना है इसको पूरे नंबर्स को, या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके। तो 11 के भी जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप पूरे को आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5D को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे अपने को लाइक फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन ये सब दिए हुए हैं, है ना। फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। बाकी अगर आपने पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं अभी तक, है ना, कुछ जैसे कि मैं आपको बताया था
एलसीएम वगैरह वीडियो अगर आप नहीं देखा है ना, या फिर एक्सरसाइज 5 या 5B नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन या पूरे वीडियो बने हुए हैं चैप्टर वाइज, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।